मैं दया सिंह, ऑल इंडिया पीस मिशन अध्यक्ष। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब का ही विभाजन और बंगाल का विभाजन इस देश के लिए मुस्लिम और सिखों का विभाजन था। आज़ादी तो हमने मिलकर ली। मैं कई बार कहता हूँ कि 1920 का वह समय हमें याद करना चाहिए जब बाबा खड़क सिंह मंच पर थे, गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली मंच पर बैठे थे। मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द जिसके कारण सिख, मुस्लिम और हिंदू सब एक आज़ादी की डोर में बंध गए। मोहम्मद अली जौहर ने जब सिखों को कहा, खालसा जी, हमारे बुज़ुर्गों ने हाकिम रहते हो सकता है गलतियां की हों, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूं, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट ले। नतीजा ये हुआ कि पूरा सिख समुदाय मोहम्मद अली जौहर के साथ और उस आज़ादी की मूवमेंट के साथ खड़ा हो गया जिसका नेतृत्व जो है वो गांधी ने किया। आप 1929 और 30 में देखें, 29 और 30 में भी सिख जो है अग्रिम पंक्ति पर रहा, मुस्लिम साथ खड़ा रहा, जबकि हिंदुओं में आरएसएस 1925 में बन गई, हिंदू महासभा 1925 में बन गई, जबकि हिंदुओं में एक नई किस्म का गठबंधन चलता रहा, वो फिरका परस्ती के तौर पर चलता रहा। पर कांग्रेस के साथ मुस्लिम और सिख इकट्ठा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। आप अगर उसके बाद का इतिहास देखें तो अगर 1937 में हिंदू महासभा ने द्विराष्ट्रीय प्रस्ताव को पास किया, तो उस प्रस्ताव में जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तो 1940 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के तौर पर उसी प्रस्ताव के सामने ये कर दिया कि अगर हिंदुस्तान को दो हिस्सों में दो राष्ट्र हैं, ये या तो मुस्लिम है या हिंदू है, तो सिख को उसमें सामने लाया नहीं गया। 1946 में मास्टर तारा सिंह जो अकाली दल के नेता थे और जो गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए आज़ादी की लहर में, तो 1946 में मास्टर तारा सिंह के सामने भी ये सवाल हुआ कि अगर हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनेगा, मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, तो सिखों के लिए भी सिख होमलैंड चाहिए। तो 1946 में सिख होमलैंड का नारा लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि धोती टोपी जमुना पार, राज करेगी सिंह सरकार, ये नारा लग गया। उसके बाद गांधी और मास्टर तारा सिंह का समझौता हो गया और उन्होंने कुछ वायदे किए जो सिखों और मुस्लिम समाज के साथ, क्योंकि मौलाना आज़ाद कांग्रेस के साथ खड़े थे, तो वो पार्टीशन से पहले वो वायदे कर लिए गए कि जब विभाजन होगा तो हिंदू, सिखों और मुस्लिम को उनके हक और हकूक़ बराबर के रखे जाएंगे। और सिखों को तो यहाँ तक कहा कि हम जानते हैं कि आपका एक अपनी कल्चर है, उस कल्चर को मेंटेन करने के लिए आपको अलग से कोई इलाका भी तय कर दिया जाएगा। अब मैंने जो बात आपने उठाई कि ब्लू स्टार ऑपरेशन क्यों हुआ, ब्लू स्टार ऑपरेशन का कोई लेना देना नहीं था। मैं बहुत बार कहता हूँ कि पंजाब में समस्या क्या थी। पंजाब को 16 साल की लंबी लड़ाई के बाद भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा स्थापित हो गया, जिसका रास्ता जो है वो अम्बाला तक हरियाणा हो गया, तो अम्बाला के बाद पंजाब बन गया। अब पंजाब जब बना तो पंजाब का बंटवारा इस ढंग से हो गया कि उसमें कुछ बातें हैं कि वो अलग से रह गई। पर 1971 की जो जंग है, सिखों ने वो भी, जो बांग्लादेश वाली जंग है, उसमें भी सिख अग्रणी तौर पर रहे। पर 1973 में वो रास्ता ऐसा बन गया कि इधर सिंह सभा मूवमेंट जिसका 100वां वर्ष मनाया जा रहा था वो खड़ी हो गई, उधर जेपी मूवमेंट भी खड़ी हो गई। गुजरात से छात्र संघ ने एक जेपी के सामने कोई प्रस्ताव रखे, वहाँ से कोई नारे लगे, छात्र संघ के नारे लगे और जेपी सामने आ गया। जेपी ने उस मूवमेंट की जो नेतृत्व किया और लोग जो पूरी की पूरी जो विपक्ष था या जो लोग थे, जो जेपी मूवमेंट, जो समाजवादी तंत्र था, जो ये आरएसएस वाला तंत्र था, सारा इकट्ठा हो गया। तो इंदिरा गांधी ने ज्योति बसु और जथेदार गुरचरण सिंह टोडा को अकाली दल से और ज्योति बसु को बंगाल से बुलाया और उनके सामने रखा कि ये जो जेपी मूवमेंट है ये आरएसएस प्रायोजित मूवमेंट है, आप मेरा साथ दे दो
ताकि मैं इस मूवमेंट को मुकाबला कर सकूं, अन्यथा ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप मेरा साथ। ज्योति बसु ने उसके लिए हाँ कर दी और 32 साल अनहिंड्रेड राज किया ज्योति बसु ने बंगाल में। जबकि जथेदार गुरचरण सिंह टोडा बादल के पास गए और बादल को कहने लगे कि हमें भी ज्योति बसु वाला रास्ता जो इंदिरा गांधी ने कहा है कि हमें पंजाब देने के लिए तैयार है आप, और हम क्यों ना केंद्र में इंदिरा गांधी का साथ देते हैं। इस बात पर बादल भड़क गए और बादल ने कहा कि हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। और बादल की मूर्खता ये रही कि वो लगातार अकाल तख्त से 500 आदमियों का जत्था रेगुलर इमरजेंसी के, जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के खिलाफ 500 का जत्था जाने लगा। अदरवाइज इमरजेंसी ना लगती। अगर सिख इस बात को मान लेते तो इमरजेंसी लगने का भी कोई कारण नहीं था, और क्योंकि जेपी मूवमेंट उसी समय फेल हो जाती। पर क्योंकि सिख उधर से खड़े हो गए उनके साथ ही समाजवादी और इसी जेपी मूवमेंट के साथ, तो नतीजा ये निकला कि 19 महीने के बाद जो अगली सरकार बनी उसमें जनता पार्टी सरकार बन गई। उसमें आरएसएस भी सामने थी, उस समय वो जनसंघ थी, बाद में बीजेपी बनी, अकाली दल भी साथ में आ गया और ये सारे, और पंजाब में बादल सरकार बन गई और देश में जनता सरकार बन गई। नतीजा ये निकला कि निरंकारी विवाद खड़ा हो गया। 1978 में अमृतसर में खालसा के सृजना दिवस पर बैसाखी के दिन अकाली दल ने निरंकारियों को वहां सम्मेलन करने की इजाज़त दे दी, जबकि पता था कि निरंकारी और सिखों का धार्मिक तौर पर आपस में विरोध है, तो हमें उस समय नहीं करना चाहिए, अकालियों को उस समय ये नहीं बात करना चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि उसके विरोध में, उस सम्मेलन के विरोध में अकाल तख्त से कुछ लोग 12-13 लोग वहाँ गए, निहत्थे लोग थे, वहाँ गए तो वो प्रोटेस्ट करना गए थे। प्रोटेस्ट करने की बजाय वहाँ गोलियाँ चल गई, 13 सिख मारे गए। नतीजा ये हुआ कि उस समय ये हालात बने और हमारा सिख और हिंदू विवाद, निरंकारी विवाद की जगह सिख और हिंदू के विवाद में विवाद को खड़ा कर दिया गया। मैं ये भी मानता हूँ कि हिंदू पंजाबी सूबा में भी हिंदुओं ने रास्ता वो नहीं लिया है। तब आप पंजाब के हैं, वो पंजाब में चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, सब पंजाबी हैं, तो सबको पंजाबी बोली पर इकट्ठा होना चाहिए था। वो लड़ाई भी क्योंकि सिखों ने लड़ी थी। उसके बाद निरंकारी विवाद के साथ हिंदू उधर खड़े हो गए तो हिंदू और सिख बंट के खड़े हो गए। उसके बाद जनता सरकार खत्म हुई। जनता सरकार जैसे ही खत्म हुई तो इंदिरा गांधी जी की सरकार आई। अब सवाल ये उठा कि जो बंटवारा पंजाब विभाजन के समय हुआ 1982 में, सिखों ने कर्पूरी में राजपुरा के पास एक धर्म युद्ध मोर्चा लगा दिया कि जल बंटवारे का मोर्चा था, उसका नाम धर्म युद्ध मोर्चा लग गया। धर्म युद्ध मोर्चा जब लगा, उस मोर्चे में उसी समय एशियाड के खेल होने थे। सिखों ने ये कहा कि हम जो दिल्ली में एशियाड का खेल हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। वहाँ बादल आए और उन्होंने यहाँ आकर 25 धारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की 25 धारा है, जिसमें सिखों को भी हिंदू की डेफिनेशन इस ढंग से पेश कर दी गई कि जैन और बौद्ध और सिख हिंदू का पार्ट है। इस बात को लेकर बादल ने आके बंगला साहब के सामने आके वो धारा को फाड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि ये विवाद और ज़्यादा खड़ा हो गया। इसके बाद जो सिचुएशन आई, फिर वो सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि आपसी विवाद इतना ज़बरदस्त खड़ा हो गया कि नतीजा ये हुआ कि 1982 में ही 12 आदमी चंडीगढ़ के रास्ते में लालड़ू में 12 आदमी बस से उतार कर मारे गए। आवाज़ ये दे दी गई कि सिखों ने 12 हिंदुओं को, जो बस में हिंदू थे, उनको निकाल के मार दिया। मुझे सरदार हुकम सिंह जी ने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिख हों, तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। सरदार हुकम सिंह उस समय सिंह सभा शताब्दी के कमेटी के प्रधान थे और मैं सेक्रेटरी था। तो उन्होंने मुझे संत अर्चन सिंह लांगोवाल के पास भेजा, जो डिक्टेटर थे उस धर्म युद्ध मोर्चा के, और मैं अमृतसर गया और धर्म युद्ध मोर्चा के डिक्टेटर के सामने मैंने सरदार हुकम सिंह का प्रस्ताव रखा। और उस प्रस्ताव में हमें ये रखा कि हमें मोर्चे को सस्पेंड कर देना चाहिए और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवा लेनी चाहिए, ताकि इसका सिखों को बदनामी का कारण ना बने। पर संत अर्चन सिंह लांगोवाल ने इस बात को नहीं माना। नतीजा ये हुआ कि वो
और बढ़ गया, आपसी विरोध और बढ़ गया। इसी दौरान संत भिंडरांवाले भी उसी मोर्चे के अंदर सामने आ गए। अब अकाली दल सामने नहीं रहा, अकाली दल ने सामने आकर जब ये मोर्चा उस दूसरे जाना लगा तो वहाँ क्या हुआ कि एक नया विवाद खड़ा हुआ कि कुछ लोग मारे जाने लगे, उसका कोई जिम्मेदारी कोई और लेने लग गया। तो इस तरह का जो विवाद हुआ उसका नतीजा ये हुआ, जब मैं ब्लू स्टार ऑपरेशन की जो बात आपने कही, यहाँ से ब्लू स्टार ऑपरेशन का इशू खड़ा। जो आरएसएस थी, जनता पार्टी से जैसे ही निकली वो बीजेपी स्थापित कर दी। जैसे ही बीजेपी बनी 1980 में, तो बीजेपी का पूरा ये कारण था कि पंजाब में सिख और हिंदू का विवाद पूरी तरह से बढ़ा दिया जाए। यहाँ तक बढ़ा दिया जाए जो अडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में इस बात को मान भी लिया है उन्होंने कि इंदिरा गांधी ब्लू स्टार ऑपरेशन नहीं करना चाहती थी। ये हमने लगातार पंजाब में, जब हरबंस लाल खन्ना ने अमृतसर में दरबार साहब का जो मॉडल था जो रेलवे स्टेशन पर था उसको तोड़ दिया, आवाज़ लगाई कि बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शान से जिएंगे। तो इसका क्या होना, अमृतसर हो जहाँ गोल्डन टेम्पल हो, जहाँ अमृतसर हो, जहाँ सिखों के लिए पवित्र पावन जगह हो, उसके चफेरे अगर बीड़ी सिगरेट की दुकानें होंगी तो लोगों के अंदर, सिखों के अंदर ये तो आहत तो होंगे। वो उससे लोगों में सिख और हिंदू में बंटवारा होते चला गया। इसकी जिम्मेदारी तो आरएसएस को समझनी चाहिए और इनको समझनी चाहिए कि इन्होंने इसको यहाँ तक क्यों बढ़ा दिया। नतीजा ये निकला कि अडवाणी ने बाकायदा तौर पर 15 दिन लगातार वहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि ब्लू स्टार ऑपरेशन को उन्होंने कहा कि फौज, दरबार साहब पर फौज भेजी जाए, अकाल तख्त पर फौज भेजी जाए, इस तरह के नारे लगे, इस तरह के सारे हालात हुए। उसी दौरान मैं जब बात करता हूँ, इंदिरा गांधी ने फिर जथेदार गुरचरण सिंह टोडा को 27 मई 1984 को बुलाया और यहाँ बुलाकर उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि मेरे सामने मैं इस हालात से गुजर रही हूँ, तो आप इसमें कोई ऐसा समझौता हो जाए कि अगर वो लोग सारे बाहर आ जाएं, मैं किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनाऊंगी, जो पंजाब की हैं, जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं पंजाब की, मैं वो सारी करने के लिए तैयार हूँ। इस हालात से हमें निजात मिलनी चाहिए। जब यहाँ से स्पेशल वाहन से, यानी हरिंदर सिंह जो एमएलसी थे रामपुर बिलासपुर के और सिंह शताब्दी कमेटी के उप प्रधान भी थे, उनको स्पेशली बाय एयरक्राफ्ट भेजा गया और वो वहाँ गए और उन्होंने उनके साथ, और हालांकि ये कहा जाता है कि भिंडरांवाले उस समय इस बात को मान गए थे कि हमें बाहर आ जाना चाहिए ताकि अकाल तख्त और दरबार साहब के हालात ऐसे ना बने और आके अरेस्ट देना चाहिए। पर वहीं कुछ लोगों ने, शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इससे आगे ना बढ़े हों, तो सरदार गुरचरण सिंह टोडा यही कह के चले गए कि फिर हम अरेस्ट देते हैं, हम तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सारे अरेस्ट दे देंगे, और उन्होंने जाकर अरेस्ट दे दी और ये सारे हालात बने। तो 2 जून 1984 को एक बार जब इंदिरा गांधी ब्लू स्टार ऑपरेशन से पहले, जब 27 मई को ये हुआ, तो लास्ट एक और चांस मौका उन्होंने कोशिश की कि एक और हल निकले। तो उसमें ये कहा गया कि इंदिरा गांधी ने कहा कि वायलेंस को वायलेंस से काउंटर नहीं किया जा सकता, बट सम मिसगाइडेड हिंदूज, ये जो शब्द सम मिसगाइडेड हिंदूज 2 जून 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन से पहले जो इसमें ये मिसगाइडेड हिंदूज का रेफर किया कि वो ये चाहते हैं कि वहाँ वायलेंस किया जाए, वहाँ ऐसे सारे काम किए जाए, तो इसका हल नहीं निकलेगा। ये उनका मंशा था और उन्होंने इस बात को कहा कि हमें हेट से हेट खत्म नहीं होते, हमें लव एंड अफेक्शन से इस बात को, इसका हल निकालना चाहिए। पर वो हल ना निकला, क्योंकि एक तरफ ये हालात पैदा कर दिए गए और सिख और मुस्लिम में, सिख और हिंदू में इतनी आपसी दूरियां पैदा कर दी ताकि ये नज़दीकी आ ना सके। नतीजा जो हुआ, जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, उसमें जब फौजी, जो भी फौजी थे, मैं समझता हूँ आज बहुत सारे जो उस समय के रा का अफसर था, जो रिटायर्ड हो गए, जो दूसरे लोग हैं, वो आजकल किताबें लिख रहे हैं, अपने अपने तौर पर वो किताबें सामने लग रहे हैं, और उनका सारे का सारी कोशिश ये है कि इंदिरा गांधी को इस सारे का
सब कासे का जिम्मेदार इंदिरा गांधी को बिठा दिया जाए। हमारा ये कहना है कि ये सोच ही गलत थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जब 1973 में आपके साथ आना चाह रही थी, जब जेपी मूवमेंट के बारे में आपके सामने 1982 में आपके साथ बात कर रही थी, 1984 में भी वो बात करने के लिए तैयार थी, तो कहीं ना कहीं हमारे से और सिख नेतृत्व से भी कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। ये हमें मान लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे से भी गलतियां हुई हैं। और नतीजे जो हुए, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ और बहुत सारी जगह पर जो फौज में भी सिख थे वो भी बेचारे उस अपने फौजी जो वो छोड़कर भागे। उन्होंने कहा कि हमारे पास जब धर्म की हालत ऐसी हो जाए और जहाँ इस हालात से गुजर रहे हो, तो उस समय लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, सब कुछ होता है। नतीजा ये हुआ कि जो हालात बने। तो मेरा ये कहना है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन की जिम्मेदारी जब अडवाणी जी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में एक्सेप्ट कर ली है, और उसके पीछे का सच भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और जब उन्होंने ये बात मान ली और पार्लियामेंट में भी अडवाणी ने यही कहा, और ये एक बात और अडवाणी ने जो कही, उसमें कहा कि सिखों को तो हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाया गया, तो सिख भावनाओं को कितना आहत हुआ होगा। ये बात भी उनको समझनी चाहिए कि सिखों ने, तुम्हारे पास लीडरशिप नहीं थी। मुगल सल्तनत में सिख गुरुओं ने और सिख गुरुओं के मुगल सल्तनत के साथ खट्टे मीठे संबंध रहे। वो लीडरशिप सारी गुरुओं के पास थी, हिंदुओं के पास तो उस समय लीडरशिप थी नहीं। ये तो सारे से सारे मुगल सल्तनत में जो अपर कास्ट थे, जो हिंदू, वो सारे उनके पास काम करते थे। कोई खातेदारी का काम करता, तो कोई फौज था, कोई सारे काम इन्हीं के पास में थे। मुस्लिम तो उस समय भी मुगल सल्तनत में भी मुस्लिम तो 20% ही हुआ, 80% तो हिंदू ही था। तो हिंदू की लीडरशिप किसके पास थी? हिंदू की लीडरशिप सिख के पास थी। इसलिए ये जो बनाया गया कि सिखों की खालसा की तो सिर्जना ही हिंदू की रक्षा के लिए हुई, ये बात भी सिखों को आहत करती है। ये भी गलत है। कोई सिख कोई गार्ड नहीं है कि वो सुरक्षा के लिए बने हैं, वो तो बल्कि समाज को ठीक करने के लिए, समाज की जो भ्रम भ्रांतियाँ दूर करने के लिए। बल्कि गुरु अर्जन देव जी का एक शब्द है, सबको मीत हम आपन कीना। वो तो कहते हैं कि हमने सबको मित्र बनाया, पर अगली लाइन भी पढ़नी चाहिए। अगली पंक्ति में वो कहते हैं, हम सबना के साथ, वी आर द लीडर ऑफ ऑल। क्योंकि लीडरशिप ही हमारे पास थी। आप हरमंदिर साहब को ही देखें, हरमंदिर साहब की सृजना को ही देखें, उसका जगह अकबर बादशाह देते हैं, उसकी नींव साईं मियाँ मीर जो शाही पीर हैं उससे रखते हैं। उसके 4 दरवाजे हैं, पर आने जाने का जो दरवाजा है वो पश्चिम की तरफ खुलता है, और उसका जो गुंबद है वो मस्जिद नुमा है, और उसका नाम हरिमंदिर है। तो मतलब ये है कि गुरुओं ने तो एक दूसरे को जोड़ने का, और आज भी उस जोड़ने की स्थिति में सिख गुरु और सिख आज भी उस जोड़ने की स्थिति में है। हिंदू और मुसलमान में हिंदू कड़ी का काम करते हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो सारे का सारा ये हवा बनाई जा रही है कि इंदिरा गांधी दोषी थी, इंदिरा गांधी दोषी थी, मैं ये समझता हूँ कि उसके उस समय के सर्कमस्टांसेस जो हैं, अगर उसको इवैल्यूएट करें तो मैं समझता हूँ कि गलतियाँ दोनों तरफ से हुई। और गलतियाँ क्यों हुई? क्योंकि आरएसएस चाहती थी कि पहला तजर्बा सिखों पर किया जाए। उन्होंने सिखों पर तजर्बा करके सिखों को अपनी जेब में डाल दिया। उसके बाद मुसलमानों के साथ 1992 का जो बाबरी मस्जिद वाला है, वो सेकंड तजर्बा मुसलमानों का था। तो मेरा ये कहना है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन के पीछे जो आरएसएस का एजेंडा था वो बहुत क्लियर था, और उन्होंने उस एजेंडा